हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए 2026 के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट चल रहे हैं। सेशन नंबर 15 है, इसका सेकंड पार्ट चल रहा है। यूनिट चल रही है हमारी फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, जो कि समवेयर यूनिट 4 आती है हमारे सिलेबस में। सेशन बाय सेशन 15 का सेकंड पार्ट है ये। पिछला वीडियो हम लोगों ने करा, इसके बाद 2 या 3 वीडियोस और आएंगे जिसमें हम लोग ये यूनिट कंप्लीट करेंगे। सिलेबस की तरफ बात करें तो ये फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग का सिलेबस है। फार्म मशीनरी एंड पावर सबसे बड़ा टॉपिक है ये पूरे यूनिट का। फिर सोर्सेज ऑफ पावर की बात करेंगे, फार्म पर ह्यूमन, एनिमल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, विंड, सोलर, बायोमास, बायोफ्यूल। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, फार्म पॉन्ड्स क्या होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है। ब्रीफ आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है वाटरशेड मैनेजमेंट का पीछे की यूनिट्स में। एग्रो प्रोसेसिंग की बात की जाएगी, कंट्रोल मॉडिफाइड स्टोरेज की बात की जाएगी, पेरिशेबल फूड स्टोरेज की, गोडाउन की, बिन्स की, ग्रेन की, साइलोस की। तो काफी ज्यादा डेप्थ में हमें ये अपना यूनिट पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल आ सकते हैं, दोनों तरह के सवाल हम लोग विद द टाइम देखेंगे जब बाकी यूनिट्स के भी सवाल करना शुरू करेंगे। नाउ ड्यूरिंग द टाइम मैं आप लोगों को ये सीरीज डेली के वीडियो के लेक्चर के थ्रू करा रहा हूँ। व्हाट आई वांट कि आप लोग जो हमारे सेशन नंबर 1 से लेकर 12 है, अब डेली दो दो सेशन के नोट्स आप लोग रीड करना शुरू कर दीजिए। जिसको ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी है वो रीड करके मेरे को टेलीग्राम के थ्रू ऑडियो मैसेज भेजो। आप में से जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड है और नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं अब सेशन नंबर 15 करा रहा हूँ, तो सेशन नंबर 1 to 12 तक के जो भी है डेली उसमें से दो दो वीडियोस के या दो दो सेशन के पूरा टॉपिक आप लोग रिवाइज करो, एक बार खुद से रीड करके रिवाइज करो, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले दिन से बोला है हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। हैंड रिटन नोट्स आप लोग जब तक नहीं बनाओगे आप लोगों के लिए रिवीजन करना मुश्किल हो जाएगा। जो हैंड रिटन नोट्स वाले लोग हो, आप लोग उसे रिवाइज करो, रीड करो। रीड करके मुझे ऑडियो मैसेज भेजो। जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ऐसे ही समझाते हुए रीड करो, खुद को ही पढ़ के समझाओ। और वो मेरे को ऑडियो मैसेज भेजो, ताकि मैं आप लोगों को, जब भी मैं खाली बैठा होता हूँ ऑफिस में, मेरे पास कई बार टाइम मैनेज हो जाता है, वहां पे मैं आप लोगों की प्रिपरेशन को भी वहां पे ट्रेस करता रहूंगा कि आप लोगों ने क्या करा है क्या नहीं करा है। और अगर मैं नहीं भी सुन पा रहा, नहीं भी आप लोगों को फीडबैक दे रहा, आप लोगों का एक बाउंडेड वे में एक तरह से रिवीजन होना शुरू हो जाएगा। नाउ इट्स हाई टाइम कि हम लोग रिवीजन भी अपना साथ साथ शुरू करें। जो हमारा करंट टॉपिक है वो चलेगा, पीछे का हमें रिवाइज करते रहना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है और अब हमें जरूरी है इस चीज को। तो सीधे अपना कंटेंट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक शुरू होता है दैट इज इंटरकल्चरल मशीनरी। ये क्रॉप मेंटेनेंस के लिए यूज होती है। ये वो इंप्लीमेंट्स होते हैं जिसे सोइंग के बाद में यूज किया जाता है ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोथ पीरियड फॉर द फील्ड मेंटेनेंस ऑपरेशन। ठीक है, अब ये मशीनरी क्या करती हैं, ये इंटर रो स्पेस को मेंटेन करके रखती हैं फॉर फेवरेबल सॉइल एंड क्रॉप कंडीशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले सोचो कि क्रॉप आपका उग रहा है, आपको उस समय क्या चाहिए। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपको वीड कंट्रोल करना है। वीड कंट्रोल करना है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर और सनलाइट का कंपटीशन है ड्यूरिंग द अर्ली क्रॉप ग्रोथ, वो आपका रिड्यूस हो जाए। वरना क्या होता है कि वीड्स वो सारा कंपटीशन जीत जाते हैं। दूसरा, लूजन सॉइल एंड इंप्रूव सॉइल एरेशन, ताकि बेटर रूट रेस्पिरेशन रहे, रूट डेवलपमेंट रहे। तीसरा, जो सरफेस क्रस्ट है उसे ब्रेक करना है ताकि सॉइल का मॉइस्चर कंजर्व रहे एंड बाय रिड्यूसिंग एवापोरेशन लॉसेस। फिर आपको फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डालने हैं टाइम टू टाइम, और उनका प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए सॉइल में नियर द रूट जोन। एंड टू मेंटेन क्रॉप हेल्थ, प्रमोट यूनिफॉर्म एंड विग्रस प्लांट ग्रोथ थ्रू आउट द फील्ड। ये आपके इसके इंटरकल्चरल मशीनरी के क्रॉप मेंटेनेंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला इंप्लीमेंट आता है हो क्या होता है? हो एक मैनुअली ऑपरेटेड इंप्लीमेंट है फॉर लूजनिंग द सॉइल सरफेस एंड रिमूविंग द वीड अराउंड प्लांट। कॉमनली इनको छोटे फार्म्स में, गार्डन्स में, क्लोजली स्पेस्ड क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है जहां पे मैकेनाइजेशन लिमिटेड है। हर जगह तो मशीनरी नहीं पहुंच सकती है ना। आपके अगर इतने पास पास प्लांट लगे तो आप ट्रैक्टर रहेगा तो नहीं घूम सकते ना इतने पास पास। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग सॉइल क्रस्ट एंड इंप्रूविंग मॉइस्चर इन्फिल्ट्रेशन नियर द प्लांट बेस। फिर एक वीडर होता है। वीडर क्या होता है? ये एक स्पेसिफिकली ऐसा इंस्ट्रूमेंट था ताकि हम लोग वीड्स को रिमूव करवाए बिटवीन द क्रॉप रोज एफिशिएंटली। ये मैनुअल, रोटेरी और पावर रोटेट फॉर्म्स में आता है डिपेंडिंग ऑन द फार्म साइज एंड रिक्वायरमेंट। छोटा सा स्पेस है आप वहां मैनुअल लगाओगे, बहुत बड़ा स्पेस है आप पावर ऑपरेटेड लगाओगे। इट ऑपरेट्स बाय कटिंग, uprooting एंड burying weeds while simultaneously disturbing the soil surface। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइमल्टेनियसली डिस्टर्बिंग द सॉइल सरफेस। फिर कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर मल्टीपर्पज इंप्लीमेंट है जिसे इंटर रो कल्टीवेशन के लिए, सॉइल स्टीयरिंग के लिए और वीड कंट्रोल के लिए हम लोग फील्ड में यूज करते हैं। जनरली इसे ट्रैक्टर के साथ में यूज किया जाता है लार्ज स्केल फार्मिंग ऑपरेशन में।
सॉइल लूजनिंग, सॉइल एरेशन और मिक्सिंग फर्टिलाइजर इनटू द सॉइल में हम लोग कल्टीवेटर्स को यूज करते हैं। स्प्रेयर्स और डस्टर्स होते हैं। स्प्रेयर्स और डस्टर्स हम लोग किस लिए यूज करते हैं? फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल, जैसे कि पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, फंजीसाइड्स है, तो उसके लिए स्प्रेयर्स यूज किया जाता है। स्प्रेयर्स भी और डस्टर्स भी। स्प्रेयर क्या करते हैं, जो भी केमिकल होता है उसे लिक्विड फॉर्म में लगाया जाता है, और जो डस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में लगाते हैं या स्प्रेड करते हैं फॉर यूनिफॉर्म कवरेज। ये जो इंप्लीमेंट्स हैं, ये पेस्ट के अगेंस्ट में, डिजीज के अगेंस्ट में हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं और क्रॉप की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। फंक्शंस क्या हुए हमारे इंटरकल्चर के? सबसे पहले तो ये हुआ कि वीड को कंट्रोल कर रहा है, कंपटीशन मिनिमाइज कर रहा है, ताकि क्रॉप यील्ड पोटेंशियल या क्रॉप यील्ड प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़े। दूसरा हमने पढ़ा कि सॉइल एरेशन कर रहा है, ताकि रूट ग्रोथ अच्छी हो जाए, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कैपेसिटी अच्छी हो जाए। तीसरा हमने देखा था कि सॉइल मॉइस्चर भी कंजर्व कर रहा है एंड मेंटेन्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर क्रॉप ग्रोथ। फिर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की भी हमने बात करी, जैसे स्प्रेयर्स और डस्टर्स थे। एंड इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस, रिड्यूसेस लॉसेस ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज। ठीक है, ये हमारे फंक्शंस हो गए इसके। फिर इरिगेशन मशीनरी होती है, इरिगेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इरिगेशन के लिए क्या यूज करते हो? आप पंप यूज करते हो। पंप अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, वही सब हमें पढ़ना है। इरिगेशन मशीनरी क्या है? वो इक्विपमेंट्स है जो कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर देने के लिए यूज होते हैं क्रॉप्स को, टू मीट देयर मॉइस्चर रिक्वायरमेंट। ये कंट्रोल्ड और टाइमली वाटर सप्लाई देता है, स्पेशली उन रीजन्स में जहाँ पे इनसफिशिएंट या इरेगुलर रेनफॉल होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? टू प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर एंड मेंटेन ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, to ensure timely irrigation and avoid moisture stress during critical stages of crop growth, to improve crop yield and enhance productivity under irrigated conditions, increase water use efficiency, minimize losses due to evaporation, runoff and deep percolation, support multiple cropping system and enable intensive agriculture practices। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है इरिगेशन मशीनरी आप क्यों कर रहे हो, ताकि इरिगेशन करो, और इरिगेशन से रिलेटेड सब कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया। इरिगेशन से क्या होगा? क्रॉप के लिए मेंटेन, क्रॉप के लिए आपको एडुकेट पानी पहुंचेगा, सॉइल मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, टाइमली इरिगेशन होगा तो मॉइस्चर स्ट्रेस नहीं होगा, क्रॉप यील्ड बढ़ेगी, अच्छे से इरिगेशन रहेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी। इरिगेशन मशीनरी की हेल्प से आप पानी ऐसे नहीं कि खाली फेंक दिया, तो आपके जो एवोपोरेशन के रन ऑफ के लॉसेज हैं वो बचेंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम आप सपोर्ट कर पाओगे और इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पाओगे। ये तो बेसिक इरिगेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वही ऑब्जेक्टिव एक तरह से इरिगेशन मशीनरी के हो गए। मशीनरी इसमें क्या-क्या यूज़ होती है? सबसे पहले हम लोग पंप्स यूज़ करते हैं। पंप्स हमारा या तो सेंट्रीफ्यूगल होगा या सबमर्सिबल होगा। पंप का काम क्या होता है? पंप का काम होता है नीचे से पानी लेकर ऊपर पहुँचाना, या फिर एक जगह से पानी ले जाकर दूसरी जगह कर देना, ठीक है? मेनली लिफ्टिंग ऑफ वाटर के लिए यूज़ करते हैं। पानी कहाँ से यूज़ करेंगे? जो भी पानी का सोर्स होगा। पानी का सोर्स क्या होगा? या तो किसी नदी से, या नहर से, या तालाब से, या फिर इरिगेशन के लिए हमने बोरवेल या ट्यूबवेल लगा रखा है। 2 मेन तरह के पंप्स हैं हमारे, सेंट्रीफ्यूगल पंप है और सबमर्सिबल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या कर रहा है? इट ऑपरेट्स ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इज सुटेबल फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम शैलो सरफेस सोर्सेज। इट इज वाइडली यूज ड्यू टू सिंपल डिजाइन, इजी ऑपरेशन एंड लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। सबमर्सिबल पंप्स की हम लोग जब बात करते हैं, सबमर्सिबल पंप बोरवेल्स के अंदर हम लोग डालते हैं, जमीन के काफी नीचे जाते हैं, और जो डीप अंडरग्राउंड सोर्सेज होते हैं, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है वाटर टेबल में, वहां से हम लोग पानी लेकर आते हैं। इट ऑपरेट्स एफिशिएंटली विद मिनिमम एनर्जी लॉसेज एंड कॉन्टिन्यूस वाटर सप्लाई कैपेबिलिटी। ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन हम लोगों ने पढ़ा भी है। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम क्या करता है? वाटर को फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में देता है, और ऐसा लगता है कि जैसे नेचुरल रेनफॉल कंडीशंस आ रही है। डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर यूनिफॉर्मली एंड एंश्योर्स इवन कवरेज अक्रॉस द एंटायर फील्ड एरिया। जो अंडुलेटिंग लैंड होती है, सैंडी सॉइल्स होती है, या फिर जहाँ पे लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटीज होती है, वहां पे काफी अच्छा काम करता है। ऐसे ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी हम लोगों ने पढ़ा था। वाटर को डायरेक्टली रूट जोन में देता है एंड डिलीवर इट स्लोली इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। हाई वाटर यूज एफिशिएंसी होती है इसकी, हम लोगों ने पढ़ी थी, 95% तक जाती है, और एवापोरेशन और रन ऑफ लॉसेस को कम करता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, ऑर्चर्ड्स में और वाइडली स्पेस क्रॉप्स में सॉरी, जहां प्रिसाइज इरिगेशन चाहिए होता है, वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। फंक्शंस क्या हुए इरिगेशन मशीनरी के? अब फंक्शंस आप लोग इसको सिर्फ पॉज करके रीड कर लीजिए, मैं स्लाइड पर कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोगों को ऑलरेडी इरिगेशन के फंक्शंस पता है, तो इरिगेशन मशीनरी के भी फंक्शंस आपको पता है। प्लांट प्रोटेक्शन मशीनरी होती है। प्लांट प्रोटेक्शन मशीनरी के अंदर क्या होता है कि वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि केमिकल्स को देते हैं टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम पेस्ट, डिसीज एंड वीड्स, जैसे स्प्रेयर्स भी हमने पढ़ा था। These machines ensure timely and uniform coverage of plant protection inputs
ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो यही है कि पेस्ट कंट्रोल करना है और उसकी वजह से होने वाले क्रॉप के डैमेज को रोकना है, चाहे इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा हो या पैथोजेंस के थ्रू हो रहा हो। फिर प्लांट डिजीजेस को मैनेज करना है, जो ईल्ड लॉस हो रहा है वो हमें कम करना है। एग्रोकेमिकल्स को एफिशिएंटली अप्लाई करना है और प्रॉपर कवरेज होनी चाहिए प्लांट सरफेस की। मैनुअल एफर्ट्स इसमें कम रहे और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़े इन टर्म्स ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास स्प्रेयर्स होते हैं। स्प्रेयर्स क्या है? नैपसैक और पावर स्प्रेयर दो तरह के होते हैं। स्प्रेयर्स हमारे लिक्विड केमिकल्स को अप्लाई करते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा भी था। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स को क्रॉप पे स्प्रे करेंगे। इसमें नैपसैक स्प्रेयर्स होते हैं जो कि मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं और स्मॉल फार्म्स और फील्ड क्रॉप्स में सूटेबल होते हैं। पावर स्प्रेयर जो इंजन ऑपरेटेड होते हैं, दे आर सूटेबल फॉर लार्ज फार्म्स एंड ऑर्कर्ड्स रिक्वायरिंग हाई कवरेज। डस्टर्स होते हैं। डस्टर्स इन्हीं केमिकल्स को ड्राई पाउडर फॉर्म में डालते हैं क्रॉप सरफेसेस के ऊपर। These are suitable for crops where liquid spraying is not effective or feasible. ये फाइन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डस्ट पार्टिकल्स का ओवर द प्लांट। फॉगर्स होते हैं। फॉगर्स केमिकल को इन द फॉर्म ऑफ फाइन मिस्ट और फॉग अप्लाई करते हैं। इनका क्या काम होता है? दे आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन ऑर्कर्ड्स, ग्रीन हाउसेज एंड एनक्लोज स्पेसेस। ये डीप पेनिट्रेशन रखेंगे केमिकल्स का इनटू डेंस क्रॉप कैनोपी। फंक्शंस क्या हुए इन डिवाइसेस के? दे अप्लाई पेस्टिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स एंड एंश्योर्स इफेक्टिव केमिकल कवरेज ऑन क्रॉप्स, control pests and diseases and reduces crop damage and yield losses, improves efficiency of plant protection measures and enhances crop productivity, reduces labor and ensure timely crop protection operations। ठीक है। फिर आगे आती है हम लोगों की हार्वेस्टिंग मशीनरी। हार्वेस्टिंग मशीनरी कौन सी होगी? वो मशीनरी या वो इम्प्लांट जो हम लोग कटिंग और कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। किसका? मैच्योर क्रॉप्स का, मतलब उसे हार्वेस्ट करने के लिए ना। हार्वेस्ट करने के लिए जो भी हम मशीनरी यूज करते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पर, वो हमारी हार्वेस्टिंग मशीनरी होती है। यूज क्यों करना आता है? ताकि जो मैनुअल ऑपरेशन के लॉसेज है वो हमारे कम हो जाए। ऑब्जेक्टिव, हम लोग क्रॉप्स को प्रॉपर स्टेज ऑफ मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करेंगे ताकि मैक्सिमम ईल्ड और क्वालिटी मिले। हार्वेस्टिंग टाइम हमारा कम हो जाता है ताकि टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन रहे। जो लॉसेस हैं वो हमारे कम हो जाएंगे और जो ग्रेन्स को डैमेज है वो हमारा कम हो जाएगा। लेबर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी जब मशीन से करेंगे और ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। ये हो गई हमारी हार्वेस्टिंग मशीनरी। अब जैसे मशीनरी में सबसे पहले है सिकल, जो कि मैनुअल होता है ना, मैनुअल टूल होता है। सिकल क्या करता है? कैसा ट्रेडिशनल टूल है जो कि क्रॉप्स को मैनुअली कट करता है विच आर क्लोज टू द ग्राउंड। जो छोटे फॉर्म्स होते हैं या फिर जहां पर मैकेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, वहां पे हम लोग मैनुअल सिकल को यूज करते हैं। बट इसमें हाई लेबर इनपुट लगता है और टाइम भी ज्यादा लगता है हार्वेस्टिंग ऑपरेशन के लिए, क्योंकि आप हाथ से एक एक करके कर रहे हो। फिर रीपर होता है। रीपर क्या करता है? ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि क्रॉप की कटिंग के लिए यूज होता है और उसके बाद उन्हें विंड रोज में लगा देता है फॉर कलेक्शन। इट कैन बी सेल्फ प्रोपेल्ड और ट्रैक्टर ऑपरेटेड। तो ट्रैक्टर ऑपरेटेड है, उसे हम लोग ट्रैक्टर के थ्रू यूज करेंगे। इसमें लेबर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। सिकल में जो लेबर रिक्वायरमेंट हाई थी, इसमें वो लेबर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और कंपैरेटिवली स्पीड ऑफ हार्वेस्टिंग ऑपरेशन भी बढ़ जाती है। फिर हमारा कंबाइन हार्वेस्टर होता है। कंबाइन हार्वेस्टर का क्या काम होता है? ये कटिंग, थ्रेशिंग और क्लीनिंग ऑफ क्रॉप एक सिंगल ऑपरेशन में करता है। कटिंग, थ्रेशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ ऑपरेशन। इट इज वाइडली यूज फॉर क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस एंड अदर सीरियल्स। ठीक है। व्हीट, राइस, अदर सीरियल्स में हम लोग इसको वाइडली यूज करते हैं। एंड इट एंश्योर्स एफिशिएंट हार्वेस्टिंग विद मिनिमल ग्रेन लॉस एंड हाई प्रोडक्टिविटी। फंक्शंस क्या होते हैं इनके? दे कट्स एंड कलेक्ट क्रॉप्स एंड एंश्योर्स एफिशिएंट हार्वेस्टिंग ऑफ प्रोड्यूस, reduces labor requirement and lowers dependence on manual labor, minimizes harvesting losses and improves grain recovery efficiency. They ensure timely harvesting and prevent losses due to over maturity or weather conditions। ठीक है। फिर हमारी थ्रेशिंग और प्रोसेसिंग मशीनरी होती है। थ्रेशिंग और प्रोसेसिंग मशीनरी का क्या काम होता है? ये वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि ग्रेन्स को हार्वेस्टेड क्रॉप से सेपरेट करते हैं और उन्हें फर्दर यूज या स्टोरेज के लिए रेडी करते हैं। ये जो हार्वेस्टिंग के बाद के ऑपरेशंस होते हैं और मार्केटिंग में भेजने से पहले के ऑपरेशंस होते हैं, ये उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सेपरेट ग्रेन्स एंड रिमूव देम एफिशिएंटली फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस and improve recovery of usable produce, clean and process produce and enhance its quality and market value, reduce manual labor and increase efficiency and speed of operation। ठीक। थ्रेशर होता है इसमें सबसे पहले। थ्रेशर का काम क्या है? एक स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर मशीन है जिसका काम क्या है? तो थ्रेशर का काम क्या हो गया? थ्रेशर का काम हो गया जो एडिबल ग्रेन्स को सेपरेट करता है फ्रॉम द स्टॉक्स एंड ईयर हेड्स ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप थ्रू मैकेनिकल बीटिंग, रबिंग एंड इम्पैक्ट एक्शन। ठीक है।
थ्रेशर एक ऐसी एग्रीकल्चर मशीन है जो किस लिए बनी है, ताकि जो एडिबल ग्रेन्स है वो बाकी सारे हार्वेस्टेड क्रॉप से अलग हो जाए। कैसे? थ्रू मैकेनिकल बीटिंग, रबिंग और इम्पैक्ट एक्शन। नाउ अब थ्रेशर के अंदर होता क्या क्या है? थ्रेशर के अंदर एक रोटेटिंग ड्रम या सिलेंडर होगा, ठीक है। रोटेटिंग ड्रम और सिलेंडर का क्या काम होगा? तो इसके अंदर बीटर्स लगे होंगे या फिर स्पाइक्स लगे होंगे। ये क्या करेंगे? ग्रेन्स को डिसलॉज करेंगे वाइल स्ट्रॉ इज एक्सपेल्ड सेपरेटली। तो इससे क्या होगा? जो मैनुअल लेबर होगी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होंगे, वो हमारे बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। फिर जो हमारे पास मॉडर्न थ्रेशर्स आ रहे हैं, मॉडर्न थ्रेशर्स के अंदर क्या है? उनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स होंगे, डीजल इंजन होंगे या ट्रैक्टर्स होंगे, पीटीओ ड्रिवन। और वो वेरियस डिजाइन में आते हैं, जैसे एक्सियल फ्लो आता है, टेंजेंशियल फ्लो आता है, या मल्टी क्रॉप मॉडल होता है वर्सेटैलिटी के लिए। जो हमारे मेजर सीरियल्स या पल्स क्रॉप्स होते हैं, या फिर वीट, पैडी, बार्ले, सॉर्गम, मिलेट, इन सब में हम लोग थ्रेशर को यूज करते हैं। की बेनिफिट क्या है कि थ्रेशिंग एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा होती है, अप टू 95 टू 99%। ग्रेन डैमेज हमारा मिनिमम होता है, फास्टर फास्टर टर्न अराउंड टाइम होता है, और स्टोरेज एंड मार्केटिंग के लिए ग्रेन क्वालिटी हमारी इंप्रूव हो जाती है। ठीक। अगली मशीन शेलर होती है। शेलर जैसे कि मेज शेलर है। शेलर एक ऐसी प्रिसीजन मशीन होती है जो कि ग्रेन्स को कॉब, स्पॉट्स और हस्क से सेपरेट करती है। पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था थ्रेशर में, वो स्टॉक से सेपरेट कर रही है, यहाँ पे कॉब, स्पॉट्स और हस्क से सेपरेट कर रही है विदाउट कॉजिंग मैकेनिकल डैमेज टू द कर्नल, ताकि इट इज आइडियल फॉर क्रॉप जहाँ पे ग्रेन इंटीग्रिटी इज क्रिटिकल फॉर सीड और मार्केट वैल्यू। It operates through a combination of mechanical forces such as friction, compression and gentle shearing. पीछे हम लोगों ने क्या बात करी थी? वहां पे हम लोगों ने बीटिंग की बात करी थी, रबिंग की बात करी थी। यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन, कंप्रेशन और जेंटल शेयरिंग की बात कर रहे हैं, रोलर्स को, सिलेंडर्स को या कॉन्केव सीप्स यूज करके। ठीक है। इट इज अवेलेबल इन मैनुअल, इंजन ड्रिवन और ट्रैक्टर ऑपरेटेड वर्जन। शेलर्स ऑफन इंक्लूड एडजस्टेबल सेटिंग्स टू हैंडल डिफरेंट क्रॉप साइजेस और मॉइस्चर लेवल फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो इनके अंदर एडजस्टेबल सेटिंग्स भी होती है, ताकि डिफरेंट लेवल के या डिफरेंट तरीके के जो हमारे क्रॉप्स हैं, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग मॉइस्चर लेवल के, उनके लिए हम इसे हैंडल कर पाए या उनके अकॉर्डिंगली इसको ऑप्टिमाइज किया जा पाए। कॉमनली इसको मेज में हम लोग लगाते हैं, कॉर्न में, ग्राउंड पीनट्स में लगाते हैं, ग्राउंड नट में, सोया फ्लावर में, सनबीन में या सोया फ्लावर में, या बाकी जो पॉडेड क्रॉप्स होते हैं। इट स्ट्रीमलाइन द शेलिंग प्रोसेस दैट वुड अदरवाइज बी हाईली लेबर इंटेंसिव। एडवांटेजेस क्या है? जो ग्रेन ब्रेकेज है वो हमारा कम हो जाता है, टिपिकली 2 से 3% तक ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं हो पाता। आउटपुट कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है सेवरल क्विंटल्स पर आवर के उसमें। Cleaner separation of grains from waste material or enhanced suitability for both food processing and seed preservation. अगला हमारा डिवाइस आता है या मशीन आती है विनोवर। विनोवर क्या होता है? एक ऐसी पोस्ट थ्रेशिंग मशीन होती है, ठीक है। इट्स अ पोस्ट थ्रेशिंग मशीन दैट सेपरेट लाइटर impurities like chaff, husk, straw, fragments and dust from heavier grains using controlled airflow and gravity. तो विनोवर ये कंट्रोल्ड एयरफ्लो और ग्रेविटी के साथ काम कर रहा है, और जो हमारी लाइटर impurities होती हैं, जो हमारे ग्रेन्स के साथ में आ गई हैं या हमारे क्रॉप के साथ में आ गई हैं, उसको अलग कर रहा है। इट फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एरोडायनामिक डिफरेंसेस। A fan or blower generates an adjustable air stream that lifts and blows away lighter materials, while जो denser grains है they fall straight down onto a collection tray or a conveyor। मतलब ऊपर से हमने ग्रेन्स गिराए, ग्रेन के साथ में इम्प्योरिटीज भी गिर रही है, इधर से हॉरिजॉन्टली हवा आई, जो हल्का हल्का सामान था वो उड़ के चला गया और बाकी सामान नीचे हमारा गिर गया। जो ट्रेडिशनल विनोवर्स होते हैं देवर हैंड ऑपरेटेड और पैडल ड्रिवन, बट मॉडर्न वर्जन दे आर इलेक्ट्रिकली और इंजन पावर्ड विद मल्टीपल सीप्स फॉर मल्टी स्टेज क्लीनिंग एंड हायर प्रिसीजन। ये इंडिस्पेंसिबल होते हैं फॉर क्लीनिंग अ वाइड रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड सीड्स आफ्टर थ्रेशिंग और शेलिंग। तो थ्रेशिंग के बाद भी इसे यूज करते हैं, शेलिंग के बाद भी यूज करते हैं, इंक्लूडिंग व्हीट, राइस, पल्सेस, मेज एंड ऑयल सीड्स। जो बेनिफिट्स है इसके क्या है कि सुपीरियर गेन प्योरिटी मिलती है, अप टू 95% तक इम्प्योरिटीज हट जाती है, प्रिवेंशन ऑफ मोल्ड एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन ड्यूरिंग स्टोरेज, इंप्रूव्ड मार्केट ग्रेड एंड प्राइस रियलाइजेशन, और ओवरऑल एनहेंसमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। फिर हमारे आते हैं क्लीनर और ग्रेडर। क्लीनर और ग्रेडर का क्या काम है? क्लीनर एंड ग्रेडर मशीन्स आर एडवांस प्रोसेसिंग इक्विपमेंट दैट परफॉर्म डुअल फंक्शन, ठीक है। तो क्लीनर ग्रेडर नाम से हमें पता चल रहा है कि डुअल फंक्शंस कर रहे हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो फॉरेन मटेरियल्स को हटाना है, कोई स्टोन है, डल्ट है, ब्रोकन ग्रेन्स है, वीड सीड्स है, या दूसरी इंप्योरिटीज है। साथ साथ साइमल्टेनियसली सॉर्टिंग ग्रेन साइज बाय साइज, डेंसिटी, शेप एंड क्वालिटी। तो उनकी सॉर्टिंग भी कर रहे हैं और उनमें से जो इंप्योरिटीज है उन्हें हटा भी रहे हैं। जो क्लीनर और ग्रेडर होते हैं दे यूटिलाइज कॉम्बिनेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्क्रीन, एस्पिरेटर्स, ग्रेविटी सेपरेटर्स एंड इंडेंटेड सिलेंडर्स और लेंथ ग्रेडर, सो दैट मल्टी डायमेंशनल सेपरेशन हो पाए। ऑफन
इन अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ सिस्टम फॉर हाई थ्रूपुट। अवेलेबल ये किस तरह से, या तो स्टैंड अलोन भी मिलते हैं, इंटीग्रेटेड यूनिट्स भी होती हैं। इंटीग्रेटेड यूनिट्स के अंदर प्री क्लीनर्स भी होंगे, फाइन क्लीनर्स भी होंगे, ग्रेडर्स भी होंगे। ये जो मशीन है दे कैन बी एडजस्टेड फॉर डिफरेंट क्रॉप टाइप्स और कॉमनली दे आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी और डीजल फॉर मोबिलिटी इन द फील्ड और वेयर हाउस सेटिंग। They are critical for value addition in crops such as wheat, rice, pulses, maize, spices, oilseeds, helping farmers meet stringent national and international quality standards जैसे एगमार्क या फिर आईएसओ ग्रेडिंग के लिए। मेजर एडवांटेजेस क्या होती हैं इसके अंदर? हमारे पास यूनिफॉर्म ग्रेड्स, सॉरी, हमारे पास यूनिफॉर्म ग्रेन साइज मिल रहा है ताकि उनकी बेटर मिलिंग और बेटर पैकेजिंग एफिशिएंसी हो पाए। रिजेक्शन रेट्स हमारे कम हो जाएंगे मार्केट्स में। हायर सेलिंग प्राइस मिलेगी क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी मिल रही है। मिनिमाइज स्टोरेज लॉसेज होंगे और कॉमर्शियल स्केल का सपोर्ट मिलेगा फॉर एग्री बिजनेस ऑपरेशन। फंक्शंस क्या होंगे इन सबके? दे सेपरेट्स ग्रेन एफिशिएंटली एंड रिड्यूस लॉसेज ड्यूरिंग थ्रेशोल्ड ऑपरेशन। दे क्लीन्स प्रोड्यूस इफेक्टिवली एंड रिमूव्स अनवांटेड मटेरियल सच एज डस्ट एंड chaff, improves quality of produce and enhances market value and acceptability, reduces labor requirement and increases operational efficiency। फिर हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी होती है जो कि स्टोरेज और वैल्यू एडिशन के लिए होती है। पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी हमारे पास वो इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें हार्वेस्टिंग के बाद यूज करेंगे कि कैसे हमें अपने क्रॉप्स को, ग्रेन्स को प्रोसेस करना है फॉर स्टोरेज, प्रिजर्वेशन एंड वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इन मशीन्स के थ्रू हमारी क्वालिटी मेंटेन रहती है और शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है हमारे प्रोडक्ट्स की। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करना है, डिटोरिएशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रिवेंट करना है, टू प्रिजर्व क्वालिटी एंड मेंटेन न्यूट्रिशनल एंड मार्केट वैल्यू, add value to produce and enhance income for farmers, ensure safe storage and extended shelf life of perishable commodities। तो इसमें तो कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने का नहीं है, आप लोग रीड करके समझ सकते हैं इन चीजों को। इसमें सबसे पहले ड्रायर होता है। ड्रायर किस लिए होता है? इट इज डिजाइन टू रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट। जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स है ना, अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा तो क्या होगा? उसमें पेस्ट और फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स का मॉइस्चर हटाने के लिए दैट इंक्लूड्स पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड अदर क्रॉप्स टू सेफ स्टोरेज लेवल। जनरली 8 to 14% तक मॉइस्चर रखना होता है, देयर बाई उससे क्या होगा? शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। It operates by forcing controlled heat or dehumidified air through a bed of produce using fans, heaters and temperature humidity sensors either batch में या फिर continuous flow systems में, based on the principle of convection drying while carefully monitoring to avoid overheating or cracking। तो उसमें convection drying का principle चलता है so that उसकी overheating या cracking से भी उसे बचाया जा सके। जो मॉडर्न ड्रायर्स होते हैं उनमें मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जैसे फ्लैट बेड, रीसर्कुलेटिंग बैच या टॉवर टाइप कॉन्टिन्यूस फ्लो। इस तरह से अलग अलग तरीके की होते हैं, अलग अलग टाइप्स इनमें चल रही हैं। और इनको पावर कैसे जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी, डीजल इंजन, बायोमास या एलपीजी। दे आर वाइडली अप्लाइड टू हाई मॉइस्चर क्रॉप्स लाइक पैडी, व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड, स्पाइसेस और इवन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर भी, स्पेशली इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स ड्यूरिंग मानसून हार्वेस्ट या नेचुरल सनराइजिंग जहाँ पे अनरिलायबल हो। की एडवांटेजेस क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फंगल ग्रोथ, सबसे पहले तो यही है। इन्हें हम लोग एफ्लाटॉक्सिन्स बोलते हैं। जो फंगल ग्रोथ होती है उसे एफ्लाटॉक्सिन्स बोलते हैं। इंसेक्ट इन्फेस्टेशन और माइक्रोबियल स्पॉइलेज, रिटेंशन ऑफ जर्मिनेशन पावर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू, फास्टर प्रोसेसिंग आवर्स इंस्टेड ऑफ डेज और रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज अप टू 20 to 30%। अच्छा, ये इस तरह की चीज आपने कहाँ पढ़ी है ड्रायर का यूज? सीड के अंदर आप याद करो, हमने सीड के अंदर सीड ड्राइंग के बारे में पढ़ा था जब सीड विलेज कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो ऐसे ही ड्रायर यूज किया जाता है। फिर मिलिंग मशीन्स होती है। मिलिंग मशीन्स क्या होती हैं? दीज आर द प्रिसीजन फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट जो कि होल ग्रेन्स को और सीरियल्स को रिफाइंड कंज्यूमेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करती है, जैसे फ्लोर, राइस, सेमोलिना, दाल, ग्रिट्स, बाय रिमूविंग आउटर हस्क, ब्रेन लेयर्स एंड जर्म थ्रू मैकेनिकल ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और सेपरेशन। तो जो कहते हैं ना कि दाल की पॉलिश हो रही है या आटा पीसने वाली चक्की है, वो हमारी मिलिंग मशीन्स कहलाती हैं। दे फंक्शंस बाय अ सीरीज ऑफ रोलर्स, हैमर्स, स्टोन ग्राइंडर्स और फ्रिक्शन बेस्ड मैकेनिज्म। जैसे रबर रोलर्स होते हैं राइस मिल्स में, है ना। अब ये क्या करते हैं? दे प्रोग्रेसिवली ब्रेक डाउन द ग्रेन स्ट्रक्चर, वाइल एस्पिरेटर एंड सीव्स होते हैं दे सेपरेट ब्राउन हस्क एंड पॉलिश्ड एंडोस्पर्म इन अ मल्टी स्टेज प्रोसेस। ये कॉम्पैक्ट सिंगल स्टेज साइज में भी अवेलेबल होते हैं छोटे फार्म्स के लिए, या फुली ऑटोमेटेड मल्टी स्टेज प्लांट्स भी होते हैं इंक्लूडिंग प्री क्लीनर्स, हलर्स, पॉलिशर्स एंड ग्रेडर्स। ये जो मशीन्स होती है इन्हें हम इलेक्ट्रिक मोटर, डीजल इंजन या इसी के थ्रू हम लोग ऐसे ही किसी न किसी तरह इन्हें पावर किया जाता है। इन्हें स्टेपल क्रॉप्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे वीट में हम लोग आटा मैदा बनाने के लिए, पैडी में हम लोग वाइट राइस के लिए, मेज में हम लोग कॉर्न मील के लिए, सॉरगम, मिलट्स, पल्सेस, इन सब जगह हम लोग इन्हें यूज़ करते हैं। लोग डोमेस्टिक लेवल पर भी यूज़ करते हैं और बड़ी फूड इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज़ होता है। बेनिफिट्स क्या है?
It dramatically improved digestibility and shelf life, higher market value through value-added products, reduced cooking time for consumers, minimize wastage compared to traditional manual methods. ठीक है। फिर हमारे ऑयल एक्सट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे कोल्हू कहते हो आप लोग। ऑयल एक्सट्रैक्टर क्या होता है? ये वो मशीनरीज होती है जो कि एडिबल और इंडस्ट्रियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द ऑयल बेरिंग सीड्स एंड नट्स, उन्हें मैकेनिकली क्रश करके, प्रेस करके और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से, बाय ट्रांसफॉर्मिंग लो वैल्यू रॉ प्रोड्यूस इनटू हाई वैल्यू ऑयल एंड ऑयल केक। दे ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर एंड फ्रिक्शन एक्सपेलर्स के अंदर, और केमिकल सॉल्वेंट जहाँ पे लार्ज स्केल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वेयर सीड्स को पहले क्लीन करेंगे, डीहल करेंगे और उन्हें कंडीशन किया जाएगा बिफोर देयर ऑयल इज स्क्वीज्ड आउट, सो दैट जो प्रोटीन रिच केक रह जाता है वो एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे हम लोग सरसों का तेल निकालते हैं तो बीज से हमने तेल निकाल लिया, उसके बाद उसकी खली बच जाती है, वो एक उसका बाय प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि हमारा प्रोटीन रिच केक हो गया। डिजाइन जो होते हैं दे रेंज फ्रॉम small scale hand operated or engine driven screw presses and hydraulic presses for village level use, और fully automated बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एक्सपेलर्स और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर यूनिट्स होती हैं, जिनमें फिल्ट्रेशन, रिफाइनिंग और डीओड्राइजेशन स्टेजेस होती हैं फॉर कॉमर्शियल ग्रेड ऑयल। तो जो कॉमनली इनको हम लोग जिन ऑयल सीड्स के लिए यूज करते हैं वो मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, सेसमे, कोकोनट, कॉटन सीड। जो भी तेल आप लोग देखते हो, चाहे आप मार्केट में यूज कर रहे हो या फिर होटल्स में यूज हो रहा है, ठेले पर यूज हो रहा है, वो सारा तेल जिस भी तरह का निकलता है, सरसों का, सोयाबीन का, मूंगफली का, नारियल का, पाम ऑयल, वो सब यहीं से निकलता है। मेजर एडवांटेज इसकी इसमें हाई ऑयल रिकवरी होती है, अप टू 35 to 40%। तो मेजर एडवांटेज जो इसकी रही वो हाई ऑयल रिकवरी रेट्स की हुई, है ना। प्रोडक्शन रहा प्रीमियम क्वालिटी रिफाइंड ऑयल का विद लॉन्गर शेल्फ लाइफ, जनरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिच डी ऑयल केक फॉर एनिमल फीड और फर्टिलाइजर, फार्मर की इनकम बढ़ी थ्रू वैल्यू एडिशन, और स्केलेबिलिटी हुई माइक्रो एंटरप्राइजेस से फुल स्केल प्रोसेसिंग प्लांट्स तक की। ये ऑयल एक्सट्रैक्टर्स है। अब ये जितने भी है ना जो डिवाइस हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑयल एक्सट्रैक्टर पढ़ा, मिलर पढ़ा, ये सब आपको प्रॉपरली नोट्स बनाना है, क्योंकि किसी भी डिस्क्रिप्टिव आंसर में दो तीन डिवाइसेस एक साथ आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। अगली मशीनरी आती है हमारे पास कोल्ड स्टोरेज इक्विपमेंट्स की। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज इक्विपमेंट्स के अंदर क्या है? दे कंप्राइजेज रेफ्रिजरेटेड चैम्बर, वॉक इन कूलर या कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज सिस्टम। किस लिए होता है? जो हमारी पेरिशेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उन्हें लो टेम्परेचर पे हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ह्यूमिडिटी लेवल्स लो होता है, सो दैट फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल डिटोरेशन उनका ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मटर हम लोग खरीदते हैं, सफल वाली मटर का पैकेट आता है, वो कोल्ड स्टोरेज के थ्रू आता है, वो ताज़ी मटर तो होती नहीं है। ऐसे ही बहुत सी जगह कॉर्न मिलता है, ये सब आपको कोल्ड स्टोरेज के थ्रू आता है। इट वर्क्स बाय रिमूविंग हीट थ्रू वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल यूजिंग कंप्रेसर, कंडेंसर्स, एवापोरेटर्स, और रेफ्रिजरेंट्स होते हैं अमोनिया या फ्रीऑन, while regulating relative humidity, ethylene levels and gas composition to extend freshness without freezing। तो ऐसा नहीं है कि आपने अपने फ्रिज को ही आप लोगों ने बोल दिया कि हम तो अपने फ्रिज में रखेंगे, वो कोल्ड स्टोरेज है, नहीं। ये डेडिकेटेड कोल्ड स्टोरेज इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें अलग अलग गैसेज होती है, ताकि फ्रेशनेस बनी रहे और डिकम्पोजिशन रुक पाए। वेरियस स्केल पे ये वेरियस स्केल्स में होता है, जैसे स्मॉल पोर्टेबल कोल्ड रूम्स होते हैं, रीफर वैन्स होती हैं, टू लार्ज मल्टी कंपार्टमेंट वेयर हाउसेज, जहाँ पे प्री कूलिंग, फोर्स एयर सर्कुलेशन और CAMA मतलब कंट्रोल्ड और मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी होती है। इन्हें हम सोलर के थ्रू भी पावर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी पावर कर सकते हैं और डीजल जनरेटर के थ्रू भी करते हैं, ताकि ऑपरेशन अनइंटरप्टेड रहे। इलेक्ट्रिसिटी से मान लो आप कर रहे हो, लाइट चली गई तो नहीं, ऐसा नहीं करना। इलेक्ट्रिसिटी से भी कर रहे हो तो आप बैकअप रखोगे, आपको ये कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन रहता है, ऐसा नहीं है कि आधे घंटे के लिए लाइट चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर एसेंशियल फॉर स्टोरिंग फ्रूट्स, एप्पल हुए, मैंगो हुए, बनाना हुए, फॉर वेजिटेबल्स, पोटैटोज हुए, अनियंस हुए, टोमेटो हुए, डेयरी प्रोडक्ट हुए, मीट, फिश हुई, फ्लावर्स हुए, प्रोसेस फूड्स हुए। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द हार्वेस्ट एंड द मार्केट, स्पेशली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। बेनिफिट्स क्या है? जो रेस्पिरेशन रेट्स है इनका वो कम हो जाता है, माइक्रोबियल रेट कम हो जाती है, वेट लॉस कम हो जाता है और स्पॉइलेज कम हो जाता है। तो क्या होगा? सेल्फ लाइफ 2 से 10 गुना बढ़ जाती है। प्रिजर्वेशन ऑफ कलर, फ्लेवर, टेक्सचर एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, रिड्यूस मार्केट ग्लट्स एंड प्राइस फ्लक्चुएशन, इनेबलमेंट ऑफ सीजन अवेलेबिलिटी, अब आम आपको पूरे साल मिलता है, सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट कंप्लायंस विद ग्लोबल फूड सेफ्टी एंड कोल्ड चेन स्टैंडर्ड। फंक्शंस क्या क्या है इन सब के? preserves agriculture produce and prevent post-harvest losses, maintains quality and extends shelf life of products, adds value to produce and increase farmers' income, supports storage and ensures availability of produce throughout the years। ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा नाबार्ड ग्रेड ए का चैनल है, ये नाबार्ड ग्रेड ए का ग्रुप है टेलीग्राम पे। नाबार्ड GRA डाल के आप सर्च करेंगे तो चैनल मिलेगा, और नाबार्ड ग्रेड ए पूरा डाल के सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। इससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसकी PDF और बाकी एग्जाम रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मेन चैनल है विश्वाइस का, जहाँ पे बाकी होने वाले और भी एग्जाम जो भी IBPS कंडक्ट कराता है, बैंकिंग रिलेटेड है, इंश्योरेंस रिलेटेड है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।